स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको टीचर एग्ज़ाम से जुड़े सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप इसी से जुड़े एक ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह टॉपिक है आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वीडियो में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, यानी किसे कहते हैं। इसके बाद आप जानेंगे कि सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है, और साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि सार्वभौमिकरण का कौन कौन से परिभाषा हो सकते हैं और सार्वभौमिकरण करने का क्या उद्देश्य है, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का क्या उद्देश्य है। आप इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण किसे कहेंगे। देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण ये किसको कहते हैं, इसको जानने से पहले अगर हम लोग सार्वभौमिकरण के बारे में जान लें कि सार्वभौमिकरण क्या होता है, तो फिर हमें शिक्षा का सार्वभौमिकरण को समझना आसान बन जाएगा। तो सार्वभौमिकरण की अगर हम बात कर लें तो सार्वभौमिकरण का अर्थ जो होता है वह होता है सबको उपलब्ध कराना। यानी कि सार्वभौमिकरण मतलब क्या है कि सबको मुहैया कराना, कोई भी ऐसा चीज़ हो जो सबको देना, सबके लिए उपलब्ध कराना, एक बराबर अधिकार के रूप में, समानता के रूप में सबको उपलब्ध कराना, यही चीज़ सार्वभौमिकरण कहलाता है। अगर हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात कर लें, यानी सार्वभौमिकरण को शिक्षा से जोड़ दिया जाए, तो कहने का तात्पर्य हमारा ये होगा कि शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण है वह प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाना है। यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम बनाना है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे। इस प्रकार के कार्यक्रम को क्या कहेंगे, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहेंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण की परिभाषा क्या हो सकती है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण का तात्पर्य वैसे शिक्षा प्रणाली से है जिसमें जाति, वर्ग, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि में भिन्नता होने के बावजूद भी सबके लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। यानी कि हमारे समाज में देखते हैं कि बहुत से प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, जैसे जाति को लेकर के, वर्ग को लेकर के, अमीरी गरीबी को लेकर के, लिंग को लेकर के, अनेकों प्रकार से आप देखेंगे तो एक लोग दूसरे लोग से भिन्न रहते हैं। तो इतने भिन्नता होने के बावजूद भी सबके लिए शिक्षा मुहैया कराना, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करवाना, यही चीज़ हमारा शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। यही मतलब होता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का। लेकिन इतने कुछ होने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो आपके समाज में अनेकों प्रकार से शिक्षा को प्राप्त करने के बच्चों में बहुत सारे समस्याएं नज़र आती है। अगर उन सारे समस्याओं को अगर हम दूर कर देंगे तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का ये जो आपका कार्यक्रम है वह स्वतः ही सफल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सी समस्या आती है बच्चों को शिक्षा को प्राप्त करने में, और उसका दूर करना परम कर्तव्य है शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले हमने देखा कि विद्यालय बहुत दूरी दूरी पर रहते हैं। जैसे कि आप प्राथमिक कक्षा की बात कर लेंगे तो प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे रहते हैं वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अगर विद्यालय बहुत दूरी पर रहेंगे, कहने का मतलब है कि एक विद्यालय दूसरे विद्यालय से कम 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, तो ऐसे में छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको स्कूल जाने में काफ़ी समस्या होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं और जिससे वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण अगर आपको करना है तो स्कूलों की संख्या बढ़ानी होगी, और खासकर कि स्कूल की जो दूरी है वो मध्य दूरी के बीच जो जगह है उसको गैप को थोड़ा सा और कम करना है। ठीक है, तो ये एक पहला आपका कर्तव्य हो सकता है सार्वभौमिकरण के कदम की ओर। दूसरा है कि विलंब से नामांकन कराना। विलंब से नामांकन कराने का मतलब ये है हमारा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिसकी उम्र 6 से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे 9, 10, 11 साल हो जाते हैं, तब तक वह किसी भी वर्ग में क्या है कि नामांकन नहीं करवाते हैं। ठीक है, 6 से ऊपर की भी अवस्था में आप देखेंगे तो बच्चे क्या है कि नामांकन नहीं करवाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लेट से जब स्कूल में आते हैं तो उनका शिक्षा भी काफ़ी पिछड़ जाता है, और ऐसे में जब बच्चे का शिक्षा एक बार पिछड़ जाता है तो फिर उन्हें पढ़ाई में रुचि आना बंद हो जाता है, और जिसके कारण बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते हैं। और बच्चे जो पढ़ाई को छोड़ देंगे तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि बीच में ही शिक्षा को छोड़ देना, यानी शिक्षा बीच में ही छोड़कर चला जाना। यह भी आजकल के समाज में बहुत बड़ा एक समस्या है कि बच्चे स्कूल पढ़ने तो जाते हैं लेकिन किसी भी कारण, बस वो कारण बहुत प्रकार के होते हैं, शिक्षा को बीच में ही छोड़कर बच्चे चले जाते हैं, जिसे अपव्यय को बढ़ावा मिलता है। उसका कारण बहुत प्रकार से हो सकते हैं जो बच्चे को
को शिक्षा बीच में छोड़ना पड़ रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक बच्चे तो वो देर से स्कूल में नामांकन लिया तो फिर उसे पढ़ाई समझ में नहीं आती है, और बाकी के बच्चे अगर वो समझ रहे हैं तो फिर उसको एक वहाँ पर बुरा महसूस होता है ना। ऐसे में बच्चे अपने आप को हीनता से बचने के लिए पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। दूसरी कारण आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि कोई बच्चा अगर गरीब परिवार से आ रहा है तो परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा दयनीय होती है, तो मजबूरन बस बच्चे को पढ़ाई छोड़ करके काम करने चला जाना पड़ता है, जिसे बाल मजदूर भी कहते हैं, जो पढ़ने की उम्र में काम करते हैं। तो उसका काम करने के पीछे एक मजबूरी भी हो सकती है, जो एक गरीबी सबसे प्रमुख समस्या है जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इस कारण से भी बच्चे को पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ जाता है, जिससे बच्चे तक शिक्षा अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। अगला कुछ ऐसे कारण हम देखेंगे, जैसे शिक्षकों की कमी होना स्कूलों में। अक्सर आप स्कूल में देखेंगे तो जितने शिक्षक होने चाहिए थे उसकी संख्या से आधा से भी कम संख्या में स्कूल में अभी तक आपको शिक्षक नजर आएंगे। तो ये जब स्कूल में शिक्षक की कमी रहेगी, मतलब शिक्षा देने का काम एक शिक्षक करते हैं, अगर उसकी ही विद्यालय में कमी हो जाए फिर बच्चे कैसे सीखेंगे, शिक्षण का कार्य फिर उसको कौन करवाएगा। तो ये तो सबसे बड़ी एक गंभीर समस्या है, शिक्षकों की कमी। तो इसको सबसे पहले दूर किया जाना चाहिए कि शिक्षकों की कमी ना रहे, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों को शिक्षा देंगे, अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे को शिक्षा देगा कौन, तो बच्चे शिक्षित होंगे कैसे। तो ये एक गंभीर समस्या है और इस पर बहुत जल्द और बहुत अच्छे ढंग से काम करने की आवश्यकता भी है। नेक्स्ट बात यह आती है कि पाठ्यक्रम का दूषित होना। अगर मान लीजिए बच्चे की योग्यता उसके क्षमता के अनुरूप अगर पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाए तो बच्चे को समझने में काफ़ी परेशानी आती है, और जब बच्चे चीज़ों को नहीं समझते हैं तो उसमें एक ये मतलब कि अंदर से आता है ना कि मुझे अपने हीन भावना आती है कि मैं आखिर इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जब बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी बच्चे अगर नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे बच्चे को आप पाएंगे कि बीच में ही शिक्षा छोड़ के वो घर पर बैठ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे की योग्यता के अनुरूप अगर आप सिलेबस का चयन करेंगे, पाठ्यक्रम बनाएंगे जो बच्चे को योग्यता, उसके क्षमता, उसके गुणता, उसके कौशल के अकॉर्डिंग हो, तो फिर बच्चे आसानी से पढ़ाई करेंगे और वो लंबे समय तक पढ़ाई करेंगे और काफ़ी अच्छे चीज़ों को सीखेंगे भी। तो पाठ्यक्रम का दूषित होना भी शिक्षा ना प्राप्त करने का एक कारण बनता है। और आप पाएंगे कि शिक्षा शासक संबंधी कठिनाई, जैसे कि विद्यालय का निर्माण कराना, विद्यालय में जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको उपलब्ध कराना, ये सारे के सारे आपको शिक्षा शासक की ये जिम्मेदारी होती है, जो इस प्रकार के चीज़ों का टेंडर लेती है। तो ये अगर कार्यरत रहेंगे तो विद्यालय में कक्षा का भी निर्माण अच्छे ढंग से हो पाएगा। बाकी के जो भी चीज़ें हैं जो विद्यालय में होनी चाहिए वो आपको मिलेंगे, जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री अलग अलग प्रकार से आप लाएंगे तो बच्चे को पढ़ने में मज़ा भी आएगा, समझेंगे भी बच्चे। तो अगर ये सारी चीज़ की अगर कमी है तो फिर इस तरह से भी आपका जो शिक्षा का संचालन है वह धीरे धीरे कमी नज़र आएंगे इसमें। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो इतने सारे जो मैंने आपको पॉइंट बताया, तो ये सारे ऐसे कारण हैं जो बच्चे को शिक्षा से दूर करता है। अगर इन सारे कारणों पर काम किया जाए तो बच्चे का जो शिक्षा से जुड़े सार्वभौमिकरण है वह आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। यानी शिक्षा का जो हमारा सार्वभौमिकरण करने का मतलब था कि सब तक शिक्षा पहुँचाना, वो काम हमारा सफल हो जाएगा। तो सार्वभौमिकरण करने का मतलब एक ही चीज़ है कि सबको वो चीज़ मिलना चाहिए, और शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का एक ही अर्थ होता है। अगर हम बात कर लेंगे कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य क्या है, कि क्यों इस पर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण होनी चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना, ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण का सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा हम बात करेंगे कि निरक्षरता को कम करना। जब लोग की साक्षरता दर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनका जो है निरक्षरता दर जो है वो कम जाएगी। तो लोग जितना निरक्षर हैं उसकी जो दर है उसको कम करना, उसको ख़त्म करना, ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण का एक उद्देश्य है। साथ ही साथ बच्चों में शारीरिक, बौद्धिक, उसका मानसिक विकास कराना भी शिक्षा का सार्वभौमिकरण का उद्देश्य है। बच्चों में नैतिक, उसके चारित्रिक गुणों को विकास कराना भी एक शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि वो जीविकोपार्जन के लायक बन सके, और बच्चों में व्यक्तित्व का विकास कराना, ये सारे के सारे आप पाएंगे तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के गुण होते हैं, यानी उद्देश्य होते हैं, महत्व होते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। और अगर हम बात कर लें लोकतंत्र को सफल बनाना, तो लोकतंत्र को सफल बनाना भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक प्रमुख उद्देश्य है। अगर आपने लोकतंत्र किसे कहते हैं इसके बारे में नहीं जाना है तो इसके वीडियो के बाद जो वीडियो आई है वो आपका लोकतंत्र क्या है इसी पर है, और उसका जो है ना वीडियो का जो
लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे वो आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से चेकआउट करके उस वीडियो को देख ही लीजिएगा। लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि शिक्षा से जुड़े हुए जो उसका सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया है वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसका परिभाषा क्या है, उसको लागू करने का क्या उद्देश्य है, कौन कौन सी कठिनाई आती है, इन सारे बातों को आपने बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से सूचित जरूर करेंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी तरह के जब कभी भी हम रोचक, महत्वपूर्ण और आपके लिए उपयोगी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्क स्टडी यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।